हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो हम बात कर रहे थे इस समय आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम पढ़ रहे हैं यूपी जीके सीरीज के नाम से जो हमारी सीरीज चल रही है। तो उसमें हम इस समय उत्तर प्रदेश की आपके हमने राजनीतिक संरचना पढ़ी थी कि राजनीतिक संरचना के अंतर्गत जो भी आते हैं वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे प्रशासनिक संरचना। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके राजनीतिक संरचना से ही बनते हैं। प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे जो इसके अंतर्गत आएंगी कि अगर कहीं भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो फिर आपको गलत ना हो और कम से कम समय में हम आपको चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम शुरू करेंगे पंचायती संरचना कि उत्तर प्रदेश की जो पंचायत संरचना है, न्याय पंचायत जो पंचायत व्यवस्था है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे कैसी पंचायत व्यवस्था है, क्या है सारी चीज़ों को। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो आपका जो वीडियो री एग्जाम है उसकी डेट जैसा कि आप जानते हैं कि 17-18 जून या 18-19 जून कुछ ऐसे आई थी और एक डेट आपकी और लगी है 9 जुलाई की। ठीक है, देखिए अभी कंफर्म डेट तो है नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए, आपका जून ही कंफर्म मान के चलिए कि 18-19 जून में ही आपका पेपर पड़ जाएगा। लेकिन अगर कहीं 18-19 जून से टलता है तो आपका 9 जुलाई को जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखिएगा कि वैसे भी मानिए कि आपका जून में ही होगा, जून ही मान के चलिए। अभी वैसे संभावना व्यक्त की जा सकती है 90% की जून में होगा, 90 और 10% का रेशियो मान के चलिए। तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आप कंप्यूटर की क्लासेस चलिए उसको देखिए प्लीज़, क्योंकि बहुत से कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कराया है और साथ में क्वेश्चन भी लगवाया है। तो आप ही की डिमांड थी तभी हमने वो स्टार्ट किया है वो कंप्यूटर आपका, और उसके बाद आप देख नहीं रहे हैं तो देखिए, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उसको बंद कर देते हैं कंप्यूटर की क्लास। ठीक है, क्योंकि वैसे भी उस पर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा आ जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आप ही की डिमांड थी तभी हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया था। चलिए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का क्या है प्रशासनिक संरचना। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा है कि राज्य सचिवालय। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एक वैसे थ्योरी टाइप का कुछ नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट हमें चीज़ों को समझना ही है। तो हम क्या देखते हैं, राज्य सचिवालय। तो ये राज्य सचिवालय क्या हमने देखा है कि मंत्रिपरिषद को कार्यालयीय सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद को कार्यालयीय सहायता, ध्यान रखिएगा, कार्यालयीय सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक राज्य में एक सचिवालय का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एक राज्य में एक सचिवालय का गठन क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि मंत्रिपरिषद की कार्यालयीय सहायता एवं परामर्श देने के लिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि मंत्रिपरिषद को कार्यालयीय सहायता एवं परामर्श देने के लिए किसका गठन किया जाता है। 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको, तो सही क्या होगा, एक राज्य के लिए एक सचिवालय का गठन किया जाता है, याद रखिए। फिर बात करते हैं मुख्य सचिव। ये मुख्य सचिव जो होता है ये सभी सचिवों का प्रमुख होता है। जो आपका मुख्य सचिव होता है ये सभी सचिवों का प्रमुख होता है, और जो सचिवालय के जितने भी विभाग होते हैं वो सारे इसके नियंत्रण में होते हैं। ये क्या है, सभी सचिवों का प्रमुख होता है, सभी का आपका प्रमुख होगा जितने भी सचिव हैं। ठीक है, और सचिवालय के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी विभाग होते हैं, सभी का नियंत्रण मुख्य सचिव के हाथ में होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सचिवालय के अंदर जितने भी विभाग होते हैं आपके, सचिवालय के अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं, ठीक है, इन सभी का जो नियंत्रण है ये किसके हाथ में होता है, मुख्य सचिव के हाथ में होता है। तो ये भी याद रखिएगा, मुख्य सचिव के हाथ में। अब मुख्य सचिव होता है क्या, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं, क्योंकि अब स्टेट के थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं तो संभावना बन सकती है कि बनते हैं यहाँ से। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो राज्य सचिवालय आपका था, तो मंत्रिपरिषद को कार्यालयीय सहायता एवं परामर्श प्रदान करने के लिए एक राज्य में एक सचिवालय का गठन किया जाता है। ये चीज़ आप जान गए। फिर उसके बाद हमने देखा मुख्य सचिव क्या होते हैं। तो मुख्य सचिव क्या होते हैं, सभी सचिवों के प्रमुख होते हैं, और आपने देखा कि सचिवालय में जितने भी विभाग होते हैं सभी मुख्य सचिव के नियंत्रण में होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख होता है, सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे क्या है, मुख्य सचिव जो है किसी भी राज्य प्रशासन की धुरी होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मुख्य सचिव जो है किसी भी राज्य प्रशासन की धुरी होता है, और ये जो एक है आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। मुख्य सचिव अगर कौन होता है अगर पूछा जाए तो ये आईएएस रैंक का अधिकारी होता है मुख्य सचिव। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में ये कार्य करता है। अगर पूछा जाए कि मुख्य जो सचिव है ये किस रूप में कार्य करता है, ये मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। देखिए, ऐसे आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन सीधे स्टेटमेंट आपका बनेगा कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है कौन, मुख्य सचिव, राज्यपाल, ऐसे ही ऑप्शन आपका देता रहेगा। ठीक है, तो जो है मुख्य सचिव जो है आपका मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों में आप चीज़ों को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मुख्य सचिव क्या होता है, राज्य सचिवालय का गठन क्यों किया जाता है। अब हम देखते हैं सचिवालय के कार्य क्या होते हैं। तो सचिवालय के कार्य के बारे में हम बात करते हैं। तो राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षक, ठीक है, राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षक, निर्देशन,
एवं नियंत्रण का कार्य किसका होता है? सचिवालय का कार्य होता है। सचिवालय का कार्य ध्यान से देख लीजिए। देखिए कार्य से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो हम देखते हैं कि सचिवालय का कार्य क्या होता है। एक मिनट, ओके हम देखते हैं कि सचिवालय का कार्य क्या होता है। तो राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षक, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य करता है कौन? सचिवालय। यहाँ पर सचिवालय क्या करता है? सरकारी नीतियाँ बनाने का कार्य करता है। सचिवालय का कार्य क्या होता है कि सरकारी नीतियाँ बनाना, और क्या है? आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना, और उसके बाद मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करना, ये कार्य होता है सचिवालय का। तो चलिए एक बार हम और देखते हैं सचिवालय को, ध्यान से देखिएगा। देखिए पिछली क्लास की हमने 2 क्लास की एक साथ ही में पीडीएफ डाल दी थी, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो हमने देखा सचिवालय के कार्य कौन से हैं? राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षक, निर्देशन एवं नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। फिर हमने देखा सरकारी नीतियां बनाने का कार्य किसका होता है? सचिवालय का होता है। फिर हमने देखा आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना और उसे मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करना, ये कार्य होता है सचिवालय का। तो ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयां हैं और कितनी है। तो प्रशासनिक इकाई में सबसे पहले कितने आते हैं? जिले आते हैं। तो जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 हैं। और हम बात करेंगे कि मंडलों की संख्या कितनी है? 18 मंडल है। हमने एक क्लास में आपको बताया था कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं तहसीलों की संख्या कितनी है? 351 है। और नगर निगम है 17। ये भी हमने बताया था कि सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है, तो ये कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है आपका और सबसे नवीनतम क्या है, नगर निगम कौन सा है, तो ये बताइएगा। फिर हमने उसके बाद देखा कि सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 822 हैं। और फिर हम देखते हैं कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? 5 हैं। तो एक बार देख लीजिए, इनकी संख्या भी देख लीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या 18 है, जिले 75 हैं, तहसील 351 है, नगर निगम 17 है, और सामुदायिक विकास खंड 822 हैं, और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? 5 हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। फिर हम आते हैं आगे, देखते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। राज्य प्रशासन के प्रमुख अवयव भी पूछ सकता है आपका। तो प्रमुख अवयव होते हैं इसके 3 होते हैं, ठीक। राज्य प्रशासन के प्रमुख अवयव कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक पहले क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है आपका, और सचिव और सचिवालय होता है, और कार्यकारी विभाग होता है। 3 मुख्य अवयव होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद, सचिव, सचिवालय और कार्यकारी विभाग होते हैं। ये क्या है? 3 अवयव हैं किसके? राज्य प्रशासन के। तो हम बात करेंगे जो मंत्रिपरिषद है ये राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। और सचिव सचिवालय क्या है? प्रशासनिक प्रमुख है। और कार्यकारी विभाग क्या है? निदेशालय प्रमुख हम मान सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। एक मिनट, ठीक है। तो ये होते हैं निदेशालय के। तो बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है कि ये 3 अवयव होते हैं। फिर हम देखेंगे कि अब हम जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में हम पढ़ेंगे किस किस स्तर पर पढ़ेंगे। पहले तो हम राज्य स्तर पर पढ़ेंगे चीज़ों को, फिर हम पढ़ेंगे मंडल स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक प्रशासन पर। तो हम देखते हैं कि मंडल स्तर पर जो हमारा कार्य करता है वो कौन करता है? मंडलायुक्त होता है। मंडल स्तर पर कौन होता है? मंडलायुक्त होता है। और मंडलायुक्त का कार्य क्या होता है कि अपने मंडल में शांति व्यवस्था बनाना, राजस्व वसूली करना और भी अन्य कार्य होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जिले स्तर पर जिलाधिकारी कार्य करता है। जिले स्तर पर कौन कार्य करता है? जिलाधिकारी कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है? जिले का पूरा नेतृत्व करना होता है। पूरे जिले का नेतृत्व करता है ये, ठीक है। पूरे जिले का नेतृत्व करता है। फिर उसके नीचे तहसील स्तर पर तहसील आती है। फिर ब्लॉक स्तर पर क्या आता है? ब्लॉक आता है। और ब्लॉक स्तर जो है विकास प्रशासन का सबसे नीचा स्तंभ है, ये याद रखिएगा। ब्लॉक प्रशासन क्या है? ये विकास प्रशासन, ब्लॉक जो है विकास प्रशासन का सबसे निचला पार्ट है, यानी कि सबसे नीचे वाले स्तर पे आता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे नीचे कौन आता है? ब्लॉक आता है। तो हमने क्या देखा? मंडल देखा। मंडल स्तर पर मंडलायुक्त कार्य करता है, ठीक है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्य करता है। और फिर तहसील स्तर पर तहसील, उसके नीचे तहसील आती है, फिर ब्लॉक आता है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर हम देखते हैं न्यायपालिका। अब मेन चीज़ हमारा शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। तो न्यायपालिका में हम क्या देखते हैं? न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना, या नागरिकों के अधिकारों का रक्षक होता है कौन? न्यायपालिका होता है, ठीक है। चीज़ों को आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए, कोई सीक्वेंस में चीज़ नहीं है। सीक्वेंस क्या कहें कि मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें ये नहीं है, बस जो चीज़ें हमें ज़रूरी लगती हैं वही हमें यहाँ पढ़ना है, तो वही चीज़ें हम यहाँ लेकर आए हैं। तो हम देखते हैं न्यायपालिका क्या होता है? नागरिकों के अधिकारों का रक्षक होता है, संविधान का सजग प्रहरी होता है न्यायपालिका, और शासन का महत्वपूर्ण तीसरा अंग होता है ये। पहला और दूसरा अंग क्या होता है आपका? शायद कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होता है। तो देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। प्रमुख अंग क्या होता है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होता है। एक मिनट, ओके। फिर हम देखते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो कार्य इसका होता है विधि की व्याख्या करना,
विधि की व्याख्या करना, यानी विधि मतलब क्या होता है, कानून होता है, कानून की व्याख्या करना इसका कार्य होता है। और विधायिका एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण, देखिए नियंत्रण ये कब करता है, जब किसी भी संवैधानिक निकाय के विरुद्ध ये लोग जाते हैं विधायिका या कार्यपालिका, तब इस पर नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, कार्यपालिका का होता है, सॉरी न्यायपालिका का होता है। तो एक बार हम न्यायपालिका को देखेंगे। नागरिकों के अधिकारों का रक्षक होता है, संविधान का सजग प्रहरी होता है, शासन का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है ये, और कार्य इसका क्या है, विधि की व्याख्या करना और विधायिका एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। कब, जब ये जो दोनों लोग हैं ये संविधान के निकाय के विरुद्ध कार्य करें तब। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। तो इससे पहले हम न्यायपालिका के अंतर्गत हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे, जिला न्यायालय पढ़ेंगे, उससे पहले हम महाधिवक्ता को जान लेते हैं, फिर चीज़ों को हम पढ़ेंगे। नहीं तो उसको पढ़ने के बाद हम महाधिवक्ता को जान लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, महाधिवक्ता को हम बाद में जान लेंगे। तो चलिए इसके बाद की हम स्लाइड को देखते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने देखा न्यायपालिका, फिर देखा कि न्यायपालिका को, यानी कि भारत जो न्याय व्यवस्था है, प्रदेश की न्याय व्यवस्था को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है उच्च न्यायालय और एक होता है अधीनस्थ न्यायालय। तो ये चीज़ नाम आप जान गए कि एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है अधीनस्थ न्यायालय। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट आप जानते हैं जैसे कि, और अधीनस्थ न्यायालय में उच्च न्यायालय से नीचे जितने भी आते हैं जैसे जिला न्यायालय के अंदर, तो वो सारी चीज़ें अधीनस्थ न्यायालय में आपकी आ जाती हैं। वो सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले अधिवक्ता पढ़ेंगे। हमारा छूट गया था महाधिवक्ता, तो इसको इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो महाधिवक्ता की हम बात करें यहाँ पर, तो महाधिवक्ता को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। कभी कभी एजी पूछा जाता है, ठीक है, एजी के बारे में, तो एडवोकेट जनरल पूछते होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। याद रखिएगा, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न आपका। ठीक है, अनुच्छेद हम एक वीडियो में करके आपका सभी का अनुच्छेद हम बता देंगे, छोटी सी वीडियो लेके आएंगे, उसमें जितने भी सबके हाई कोर्ट का है या किसी का भी, मुख्यमंत्री, सारे अनुच्छेद हम एक में आपको करा देंगे। अब पदावधि की बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये होते हैं, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के, राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत होते हैं, और इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये प्रदेश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, आप जज मत लगाइएगा। फिर देखते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। इनकी योग्यता होनी चाहिए कि 10 वर्षों से या तो इन्होंने कोई न्यायिक कार्य किया हो, ठीक है, न्यायिक क्षेत्र में कोई कार्य किया हो, या 10 वर्ष तक इन्होंने किसी भी हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहे हों। तो इनका ये क्या है, योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि 10 वर्षों से किसी भी न्यायिक क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया हो, या 10 वर्ष तक इन्होंने किसी भी हाईकोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो, तभी ये महाधिवक्ता बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगर बात करेंगे कार्य की, तो कार्य इनका होता है कि विधि विषयों में, यानी कि कानून के विषयों में राज्यपाल को सलाह, ठीक है, राज्यपाल को सलाह देना और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करना। इनका कार्य क्या होता है कि किसी भी विधि विषय में राज्यपाल को सलाह देना होता है, और जो राज्यपाल इन्हें सौंपता है कोई भी विधि संबंधी कार्य, तो उनका संपादन करना यानी समापन करना, उसको पूर्ण करना, सब इनका कार्य होता है किसका, महाधिवक्ता का। और हम बात करें कि महाधिवक्ता की बात करें तो सदन में बैठने का अधिकार है इन्हें, बोलने का अधिकार है, लेकिन ये मत नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करें कि महाधिवक्ता जो है सदन में ये बैठ भी सकते हैं, ठीक है, सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस इन्हें क्या होता है, मतदान का अधिकार नहीं होता। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। तो पूछा जाता है महाधिवक्ता को मतदान का अधिकार होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, सदन में बैठ सकते हैं, सदन की बैठक में भाग भी ले सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं सदन की बैठक में भाग भी ले सकते हैं, सदन की बैठक में भाग भी ले लेंगे, बोल भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या है, मतदान करने का इनका अधिकार नहीं होता है। तो ये हो गए आपके महाधिवक्ता। तो इतनी चीज़ें आप याद रख लीजिए। ठीक है, और इनकी नियुक्ति है अनुच्छेद 165 में, तो हम सारी चीज़ें बताएंगे। अनुच्छेद हम सारा एक वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें बस आपको एक ही जगह सारी मिल जाएगी। तो एक वीडियो पर्टिकुलर आपकी आएगी, उत्तर प्रदेश न्याय व्यवस्था, सब न्याय पंचायती राज भी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम ऐसा लेके आएंगे आयु संबंधी जितने भी राज्यपाल की एज क्या होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की क्या होती है, ये सारी की लाएंगे, और आपकी क्या है, अनुच्छेद की सारी एक ही में वीडियो आ जाएगी। तो चलिए हम ये हमने बात कर ली कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अवधि क्या होती है, पदावधि होती है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, और योग्यता होनी चाहिए कि 10 वर्षों से अधिक किसी न्यायिक क्षेत्र में कार्य किया हो या किसी हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। और कार्य इसका होता है विधि विषय में राज्यपाल को सलाह देना, अगर राज्यपाल कोई विधि संबंधी कार्य देता है तो उसका संपादन करना। और ये सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार महाधिवक्ता को नहीं होता है। तो ये हो गए महाधिवक्ता, तो इनको पहले हमने जान लिया। अब हम आते हैं इधर न्यायपालिका, जो हमने देखा है
कि हमने देखा हमने कि प्रदेश में न्याय व्यवस्था के दो है स्तर, दो होते हैं, एक उच्च न्यायालय और एक अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, यानी कि ठीक है, हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय का मतलब। और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है ये पूरा अनुच्छेद 214 से 217 के बीच है पूरा। और ये अनुच्छेद के बारे में जैसा कि हमने बताया है कि एक हम पर्टिकुलर वीडियो आपके लेके आएंगे, उसमें चीज़ों को हम बताएंगे। अब बात करेंगे उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट HC भी हिंदी में बोल देते, HC भी बोल देते हैं, जैसा कि हमने शॉर्टकट में लिखा है। तो हमने क्या लिखा है, हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, ये अनुच्छेद 214 में कहा गया है। तो इतना जानिए कि एक राज्य में एक क्या होना चाहिए, न्यायालय, उच्च न्यायालय होना चाहिए। और एक से अधिक राज्य में भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए बात करते हैं हाई कोर्ट के गठन की बात करते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के गठन कौन करता है। उच्च न्यायालय का गठन क्या करता है, एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश मिलकर क्या होता है, हाई कोर्ट का गठन करते हैं। यानी इन्हीं के द्वारा एक हाई कोर्ट का गठन होता है, एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीशों के द्वारा हाई कोर्ट का गठन होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो सिंपल सा ऑप्शन आपको यही टिक करना है। लेकिन राष्ट्रपति कब करता है, राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और राज्यपाल, उनके परामर्श से ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। सिंपल सा अगर आपका क्वेश्चन बनेगा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सीधा सीधा आप कह देंगे कि राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह, किसके परामर्श पे, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज यानी कि मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श पर इसका क्या किया जाता है, नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश की। अगर हम बात करें अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति व अन्य हाई कोर्ट के जो अन्य हैं मुख्य न्यायाधीश और सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ अन्य मत लिखिए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के द्वारा जो है अन्य न्यायाधीशों की हम नियुक्ति कर लेते हैं। तो ये नियुक्ति के बारे में आप जानेंगे। फिर बात करेंगे कि न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या, यानी कि जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, प्रयागराज हाई कोर्ट है, यहाँ पर जो न्यायाधीशों की संख्या 160 है, जो देश में सर्वाधिक है। किसी भी राज्य हाई कोर्ट में सर्वाधिक है, देश में किसी भी हाई कोर्ट में क्या है, सर्वाधिक है, देश में सर्वाधिक। ये चीज़ याद रखिएगा, 160 है, देश में सर्वाधिक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, हाई कोर्ट देखा। हाई कोर्ट क्या होता है कि हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होता है। ये किस तरह कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 214 में लिखा है। हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिलकर कर लेते हैं। अगर बात करें कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के सलाह पर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मिलकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। फिर बात करें कि न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या, मान के चले कह सकते हैं सीधे सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो हम बात कर सकते हैं कितनी, 160 है, ठीक है, 160 है, जो देश में सर्वाधिक है आपकी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हाईकोर्ट कब बना, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ पर था, आगरा में था, जो 1866 में था, बना था, ठीक है। और 1866 में ये आगरा में था। उसके बाद 1869 में प्रयागराज में शिफ्ट हो गया, ठीक है। क्या हुआ, 1869 में प्रयागराज में शिफ्ट हो गया, तो स्थानांतरित कर दिया गया। तो हम बात करें, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला न्यायालय कहाँ बना था, यानी हाई कोर्ट कहाँ था, तो आगरा में बना था 1866 में। उसके बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया, यहाँ पर लिख देते हैं, स्थानांतरित कर दिया गया था 1869 में प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद 1919 में, ठीक है, 1919 में इसका नाम क्या कर दिया गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसका नाम बना। तो पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से कब जाना गया है, तो ये 1919 से जाना गया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, इसका नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया था। तो एक बार और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हाईकोर्ट कहाँ बना था, आगरा में बना था, 1866 में बना था। उसके बाद इसका स्थानांतरण कर दिया गया प्रयागराज में, 1869 में स्थानांतरण कर दिया गया। और 1869 में जब स्थानांतरण कर दिया गया, उसके बाद सन 1919 में इसका हाईकोर्ट का जो भी नाम रहा होगा उसका परिवर्तित करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाम रख दिया गया। अब बात करें कि इलाहाबाद जो प्रयागराज हाईकोर्ट है, उसकी एक खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में भी है, तो याद रखिएगा इसकी एक खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में है, ये भी याद रखिएगा। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है, याद रखिएगा, ठीक है, लखनऊ में भी है। तो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। तो ये चीज़ मत भूलिएगा, क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछा जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम जज कौन थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम जज कौन थे, जैसा कि यहाँ पर
वाल्टर मॉर्गन लिखा है। तो जब ये स्थापना हुई थी तब से 1871 तक यही जज थे। नाम याद रखिएगा कि हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट पहला बना था उसके जज कौन थे, प्रमुख जज कौन थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, तो वाल्टर मॉर्गन थे जो 1866 से 1871 तक रहे थे। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात पहले जज कौन बने थे, मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो विधुभूषण मलिक थे। ये 1947 से 1955 तक रहे थे। याद रखिएगा, नाम इनका याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले कौन रहे, तो रहे विधुभूषण मलिक। ये 1947 से 1955 तक रहे, ठीक है, 1955 तक। तो ये चीज़ को आप याद रखें। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो ये चीज़ें नोट करिएगा। भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं, 25, ठीक है। भारत में कुल हाई कोर्ट कितने, 25 हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी संघ द्वारा केवल एक ही हम हाई कोर्ट स्थापित कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं किसी संघ राज्य क्षेत्र में एक ही हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है, ठीक है। यानी ये कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 2 राज्यों में एक ही हाई कोर्ट हो तो भी 2 राज्यों में आपका काम चल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक आपका राज्य में हाई कोर्ट हो। जैसे कि आप देख रहे हैं हाई कोर्ट की संख्या 25 है और हमारे राज्य कितने हैं, आप जान सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सारे मिलाकर हैं, तो कुल मिलाकर 25 ही हाई कोर्ट है हमारे। अब बात करें, केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर क्या है आपका हाई कोर्ट है, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहाँ पर क्या है आपका हाई कोर्ट है, और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक नहीं है। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, ओके। अब बात करें, देखिए एक चीज़ और है कि अगर देखिए कोई भी व्यक्ति है जो हाई कोर्ट में अपील करता है किसी भी चीज़ की और उसकी सुनवाई की जाती है, वो सुनवाई से संतुष्ट नहीं है, कुछ भी है, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि इससे ऊपर भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी उच्चतम न्यायालय है, तो वहाँ अपील कर सकता है। अगर यहाँ से वो संतुष्ट नहीं है तो वहाँ जाके अपील कर सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि उच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध में अगर व्यक्ति जाना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। चलिए हम एक बार इसको और देख लेते हैं कि जो चीज़ें आप पढ़ें वो भूले नहीं। तो हमने यहाँ तक देख ली थी, ठीक है। फिर हम देखा था कि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में पहला हाई कोर्ट आगरा में बना 1866 में। 1869 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया प्रयागराज, और 1919 में इसका नाम बदल करके रखा गया, परिवर्तित किया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और प्रयागराज जो हाई कोर्ट है इसकी एक खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में भी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम जज कौन थे, वाल्टर मॉर्गन थे, 1866 से 1871 तक रहे थे। अगर बात करें तो स्वतंत्रता पश्चात पहले कौन थे, ये विधुभूषण मलिक थे 1947 से 1955 में। हम बात करें पूरे भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है। सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर आपका हाई कोर्ट है दिल्ली है। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। हम बात करेंगे कि एक या एक से अधिक राज्यों में भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक राज्य में हाई कोर्ट हो, ये मंजूरी मिलने पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम बात करेंगे सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर आपका हाई कोर्ट है, तो इन चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब हमने ये हाई कोर्ट के बारे में पूरा जान लिया, ओके। हाई कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बनी। आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अगर आप ये जवाब देते हैं तो सही है, नहीं तो हम कल के वीडियो में हम ये जवाब देंगे कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। और यहाँ इस समय वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, इसका भी आप एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, उच्च न्यायालय देख लिया। तो हमने देखा था न्याय व्यवस्था के 2 स्तर होते हैं, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो हमने उच्च न्यायालय को देख लिया। अब हम देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जिला न्यायालय आता है आपका, पारिवारिक जिला न्यायालय, जिला संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं सब इस न्यायालय में आती हैं, ठीक है, जिला स्तर की समस्याएं। फिर पारिवारिक न्यायालय बात करेंगे, परिवार से संबंधित लड़ाई झगड़े, भरण पोषण, शादी विवाह संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सब पारिवारिक न्यायालय में आती हैं। यूपी विधिक सेवा प्राधिकरण और विधि सेवा समितियां, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी अधीनस्थ न्यायालय में। बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। क्या क्या आता है अधीनस्थ न्यायालय में, ध्यान रखिएगा, जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, यूपी विधिक सेवा प्राधिकरण और विधि सेवा समितियाँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। आज जैसा कि हमने पढ़ा, थोड़ा सा भूमिका जाना, महाधिवक्ता को जाना, हाई कोर्ट को जाना, और ये जाना कि क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं यहाँ पर। तो इसकी पीडीएफ जो है आपको जब दोनों क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, कल की भी पार्ट 2 आ जाएगा, उसके बाद जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको एक साथ में पीडीएफ मिलेगी। तो अलग अलग देंगे तो आपके पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं पिछले एग्जाम में, ज़्यादातर पीसीएस एग्जाम में बने हैं आपके, ठीक है। पीसीएस में मैंने ऐसे यहाँ से क्वेश्चन देखे हैं और आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कोई लंबी वीडियो नहीं है, तो अच्छे से आप देखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
तो आप निश्चिंत रहें इसके बारे में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और भी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहेंगी। और प्लीज़ कंप्यूटर की क्लास देखिए। अगर आप वीडियो एग्जाम दे रहे हैं या सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्लास में हम एक चीज़ खत्म कर दे रहे हैं लगभग, और चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो आपके 4 क्लास का मैटर है वो एक ही क्लास में कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।